नमस्कार। ज्ञानदूत 2.0 की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का एवं सुनने वालों का, देखने वालों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पारिक। आज हमारी इस क्लास में नीति आयोग के संबंध में हम कुछ जानकारियां लेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें यह पता लग सके कि हमारे देश में जो योजनाएं हैं या जो नीतियां हैं उनको बनाने का तरीका क्या है और वो किस तरह से अपना आकार लेती है और किस तरह से क्रियान्वयन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को यह विदित ही है कि 1.25 अरब से अधिक विविधता वाले देश में प्रगति के जो स्तर होते हैं उनको समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए और सभी भागों तक ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यहीं से लोक प्रशासन की भूमिका शुरुआत होती है। लोक प्रशासन की भूमिका शुरू होती है। लोक प्रशासन का दूसरा अभिप्राय सरकार से है। तो वर्तमान विकास के संदर्भ में ये भूमिका संतुलित और सोची समझी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो सबका विकास हो पाएगा। अन्यथा तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी हो सकता है कि जो विकास से वंचित रह जाए। तो चूंकि इसी सोच के चलते हमारा जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो उसके बाद में सन 1950 में भारत में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका मुख्य दायित्व था योजनाओं का निर्माण करना। तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया और साथ ही केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली देश में आरंभ हुई। तो जो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली थी वो हिंदुस्तान में आरंभ की गई। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद से सरकारों का उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता लाना, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलवाना, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना रहा है। लेकिन आर्थिक सुधारों से पहले के दशक में आर्थिक सुधार से हमारा अभिप्राय यहाँ ये है कि भारत में जब 1990s का जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी आरंभ की गई, तो उससे पहले हमने क्या देखा कि हमारा जो विकास था उसका जो लक्ष्य था वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाया। अनेक आर्थिक निर्णय तात्कालीन राजनीतिक फायदों के लिए भी लिए गए, अक्सर लिए जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में संसाधनों का आवंटन कुशलतापूर्ण नहीं हो पाया। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों का अत्यधिक विस्तार किया गया। परिणाम स्वरूप नवीं जो योजना थी 1997 से 2002, उसमें तो जो केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम थे उनकी संख्या बढ़कर के 360 हो गई। तो इतने सारे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करना इतना आसान काम नहीं होता। तो इन संरक्षणवादी नीतियों का नेतृत्व किसके पास में था? तो इन सभी नीतियों का नेतृत्व था तत्कालीन योजना आयोग के पास में। योजना आयोग का भी मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति थी और योजना आयोग भी अपने तरीके से राष्ट्र का विकास करना चाहता था, लोगों का भला करना चाहता था और भला किया भी। योजना आयोग के माध्यम से हमने विकास के कई सोपान भी गढ़े। तो योजना आयोग के मार्गदर्शन में देश का विकास हुआ, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो तेजी से परिवर्तन आए खासकर 90s के बाद में, और जिस परंपरागत योजना आयोग ने भारत की संपूर्ण नियोजन प्रणाली का प्रतिनिधित्व किया, वह समय के साथ कई अपर्याप्तताओं के चलते निरीक्षण एवं परीक्षण के दायरे में आ गया। कि समय के साथ में वह कदम से कदम ताल नहीं मिला पाया। फलतः बदलती परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था में नए विचार को प्रोत्साहन देना, शोध में रचनात्मकता लाना और वास्तविक सहकारी संघवाद लाने हेतु एक नई प्रकार की संस्था के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। और इन्हीं परिस्थितियों के चलते योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया, अर्थात नीति आयोग के गठन हेतु रास्ता खोला गया। तो भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के लगभग 2.5 दशक के बाद में नियोजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और यह निर्णय लेकर के एक नई प्रकार की संस्था की इन्होंने स्थापना की। ये कोई आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण के चलते देश की जो अर्थव्यवस्था थी वह तो ओपन हो रही थी, संरक्षणवादी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और ये कदम स्वाभाविक भी था और अपरिहार्य भी था। तो लोक प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया सरकार की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है तथा इसका कार्यान्वयन कार्यात्मक स्तर पर सरकार की दक्षता को भी दर्शाता है। जनता के जीवन में शासन प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए नीतियों एवं जो प्राथमिकताएं होती हैं उनको भी तय करना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया।
तो जो हमारा ये जो नया संगठन है, इससे हमें काफ़ी मात्रा में उम्मीदें थी कि ये नए प्रकार से कार्य करेगा, नए प्रकार से ये अपने अपने दायित्वों का संचालन करेगा। तो ये एक नीतिगत निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो ये 1 जनवरी 2015 को ये अपने आकार में आ गया और इसको योजना आयोग के स्थान पर ही इसको लागू किया गया। ये एक रिप्लेसमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 65-year ओल्ड प्लानिंग कमीशन, द योजना आयोग। द टर्म नीति स्टैंड्स फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका गठन किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स वन वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स द सिटीजन विद ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन। तो हमें अगर इसके संबंध में कोई भी जानकारी करनी होती है तो हम इसकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि वास्तव में ऐसे कौन से कारक थे जिनकी वजह से हमें एक नई प्रकार की संस्था के गठन की आवश्यकता पड़ी, अर्थात नए संस्थान की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि काम तो हमारा वैसे भी चल ही रहा था। तो फिर ऐसे में हमें ऐसी कौन सी चीज़ थी कि हमने एक नीति आयोग का गठन करने का निर्णय सरकार को लेना पड़ा। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि योजना आयोग की स्थापना के साथ ही इसकी भूमिका और कार्यप्रणाली पर अलग अलग ढंग से प्रश्न उठाए गए थे। यद्यपि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास में अत्यधिक योगदान दिया, अपने समय के हिसाब से उसने बहुत अच्छा काम किया और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा गया, इसीलिए कहा गया। तो इसने भारतीय संघवाद की जो मूल आत्मा थी, लेकिन इसने क्या किया कि जो भारत का जो संघवाद था उसकी जो मूल आत्मा थी उसमें एक विकेंद्रीकरण की हमें आवश्यकता थी। तो इसने विकेंद्रीकरण की जगह क्या किया कि शक्तियों के केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, अर्थात सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को बढ़ावा दिया। जिस परंपरागत योजना आयोग ने भारत की संपूर्ण नियोजन प्रणाली का प्रतिनिधित्व किया, वह समय के साथ साथ उसमें कुछ खामियां आ गई। जैसे कि हम कुछ एक देख सकते हैं, हम इनके संबंध में चर्चा कर सकते हैं कि योजना आयोग देश में सतत रूप से उच्च वृद्धि दर हासिल करने में असफल रहा। वर्ष 1980 तक तो भारत में वृद्धि दर लगभग 3% के आसपास रही, जिससे अब चूंकि अगर 3% अगर देश की ग्रोथ रेट रहेगी तो क्या होगा इसी स्थिति में, 3% अगर ग्रोथ रेट रहती है तो देश विकासशील ही बना रहेगा, बल्कि विकासशील से भी पहले की स्थिति में ही देश रहेगा। क्योंकि आवश्यकता किस बात की होती है, आवश्यकता तो इस बात की होती है कि हम ज़्यादा वृद्धि दर हासिल करें, क्योंकि ज़्यादा वृद्धि दर हासिल होगी तभी तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। तो चूंकि 1980 तक तो भारत में वृद्धि दर 3% के आसपास रही, जिससे देश विकासशील रहा। वर्ष 2005 से 7 के दौरान भारत में वृद्धि दर 9% रही, लेकिन यह अमेरिका में आई तेजी की वजह से भी एक कारण था, क्योंकि शेष विश्व में भी इस दौरान उच्च वृद्धि दर देखी गई। 2007 के बाद अमेरिका में सब प्राइम संकट उभरा, जिससे अमेरिका में भी मंदी आ गई और भारत में भी इस मंदी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और फलस्वरूप योजना आयोग भारत में पड़ने वाले जो प्रभाव थे, नेगेटिव जो इफेक्ट थे, उनसे हमारे देश को नहीं बचा पाया। हमारे देश में भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए। 2008 से 2013 के दौरान हमने देखा कि भारत में निरंतर इन्फ्लेशन बढ़ा, मुद्रास्फीति बढ़ी। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। तो योजना आयोग द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करने थे उन्हें योजना आयोग प्राप्त नहीं कर पाया। कोई मंत्रालय विभाग ये प्रश्न पूछने की स्थिति में भी नहीं था कि योजना आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है। साथ ही भारत में क्या था कि जो भूमि सुधार कार्यक्रम थे उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भी योजना आयोग असफल तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन उनका नहीं हो पाया। इसी वजह से भारत में एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित हो गया। हमारा देश लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है, एक देश का एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। योजना आयोग की स्थापना के 65 साल बाद भी देश में बेतरतीब औद्योगिकरण, कारखाना, श्रमिक कानून आदि अनेक समस्याएं यथावत बनी हुई थी और देश में जो विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, जो विकास होना चाहिए था, वह विकास नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक हो गया। देश में योजना व नीति निर्माण हेतु नए प्रकार के संगठन समय के साथ उभर रहे थे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद बनी, प्रधानमंत्री परियोजना अनुश्रवण मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया। लेकिन योजना आयोग के साथ इनका एक प्रभावशाली जो तालमेल होना चाहिए
वह नहीं बैठ पाया। वर्ष 1950 में भारत में जबरदस्त आर्थिक पिछड़ापन था, अतः उसके निवारण हेतु योजना आयोग जैसी केंद्रीकृत संस्था उचित थी। हम ये नहीं कह रहे कि 1950 में एक ऐसी संस्था बना दी जाती जो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ पूरी तरह से कार्य करती, क्योंकि उस समय तो हमें विकास करना था और हर जगह विकास करना था। जबकि 21वीं शताब्दी जब भारत में आई तो भारत उस समय तक एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा था, अतः भारत को और आगे बढ़ाने हेतु योजना आयोग की क्षमता अब पर्याप्त नहीं रह गई थी। अर्थात योजना आयोग एक ऐसी गाड़ी था जो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो हमने ले ली थी, लेकिन उससे भी फिर हमें और तेज़ रफ्तार से हमें देश को आगे ले जाना था। भारत को महाशक्ति बनाने हेतु एक नई नियोजन संस्था की स्थापना की आवश्यकता बड़े समय से महसूस की जा रही थी। तो इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र नीति आयोग की स्थापना की गई। भारतीय प्रशासन के समक्ष एक अच्छे अभिशासन गुड गवर्नेंस को स्थापित करने में भी अनेक चुनौतियां रही। विकास में असंतुलन के कारण सामाजिक उथल पुथल आज के भारत की एक सामान्य स्थिति है। नक्सलवाद और अन्य रूढ़िवादी प्रवृत्तियों ने देश के सभी भागों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। आर्थिक पिछड़ापन देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। यद्यपि देश ने आर्थिक प्रगति की है, तथापि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटने में अभी तक वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। आर्थिक विकास का जो लाभ है आर्थिक विकास का जो लाभ है वो गरीबों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। पहुंचा तो है लेकिन पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। नीति निर्देशक तत्वों में जो हमारे लक्ष्य शामिल किए गए उन्हें प्राप्त करने में भी हमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। पर्यावरणीय प्रदूषण देश के सामने गंभीर समस्या बनकर के उभरा है। बेतरतीब औद्योगिकरण है, जंगलों का कटाव है, प्राकृतिक संसाधनों का अबौद्धिक इस्तेमाल पर्यावरणीय प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। समाज के भीतर भी असमानता के तत्व क्या हुए हैं, बड़े हैं। अर्थात जिस समानता की हमें ज़रूरत थी, जिस ट्रांसपेरेंसी की हमें ज़रूरत थी और जिस पार्टिसिपेशन की हमें ज़रूरत थी वह पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाया। भारत में मानव संसाधन तो खूब है लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। हमने देखा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थपूर्ण रोजगार के अभाव में पर्याप्त ढंग से मानव विकास नहीं हो पाया। आज भी अभी हाल में जो अभी चुनाव हुए थे उनमें डिबेट आ रही थी उत्तर प्रदेश में, अभी जो चुनाव हैं, कि वहाँ पे हर चौथा आदमी बेरोजगार है। अर्थात अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है और ये स्थिति वहीं की नहीं है, ये पूरे भारत की स्थिति है। हर जगह यही स्थिति है। तो इनमें क्या हमें सुधार लाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने देखा कोविड के टाइम पे, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी लास्ट ईयर, तो हमने देखा था कि किस तरह से मतलब लोग मारे मारे फिर रहे थे, ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रही थी, हॉस्पिटल्स में बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। इवन गवर्नमेंट की तो छोड़ो, प्राइवेट में भी बेड अवेलेबल नहीं थे। तो अर्थात हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मानव विकास प्रतिवेदन में भी भारतीय मानव विकास पर गंभीर चिंता दर्ज अक्सर होती रही है। जनसंख्या दर को नियंत्रित करने में अभी तक पूरी तरह से सफल हम नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यह है कि भारत, और भी बहुत सारे कारण हैं, तो भारत सरकार द्वारा योजनाओं को समाप्त करके इन्हीं सब कारणों की वजह से नीति आयोग की स्थापना की गई। तो अब हम कुछ नीति आयोग के बारे में देखते हैं कि ये क्या है संस्था और इस संस्था का कंपोजिशन वगैरह क्या है। तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है, वो भारत सरकार के द्वारा तुलनात्मक रूप से गठित एक नया संस्थान है। यद्यपि संस्थान को अभी अब गठित हुए 6-7 साल हो गए। जो अभी हमने पहले चर्चा की थी कि 1 जनवरी 2015 को ये अपने अस्तित्व में आया था और इस आयोग का गठन उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया था जो अभी तक फलीभूत नहीं हो पाई थी। अब एक संक्षेप में हम एक बात ये भी देख सकते हैं कि नीति आयोग योजना आयोग से किस तरह से भिन्न है। तो नीति आयोग का भिन्नता हम जैसे नियोजन के संबंध में देखें, प्लानिंग के संबंध में, तो नीति आयोग की जो प्लानिंग का टारगेट है वो है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ नियोजन, जबकि योजना आयोग का टारगेट क्या होता था, ऊपर से नीचे की ओर नियोजन। वित्तीय शक्तियों के संबंध में देखा जाए तो योजना आयोग की शक्तियाँ वित्त मंत्रालय में है और एक सलाहकारी निकाय है, जबकि योजना आयोग का तो सबको मालूम है कि योजना आयोग ने तो वित्तीय शक्तियों का भरपूर उपयोग किया था। राज्यों की भूमिका के संबंध में देखा जाए तो नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है, जैसे शासी परिषद भी कहा जाता है हिंदी में, और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो भी सदस्य थे वो सीमित रूप से योजना आयोग के भी सदस्य थे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नियोजन की प्रकृति क्या रहेगी इसकी। तो नियोजन की जो प्रकृति है उसके संबंध में हम देख सकते हैं कि नियोजन की जो प्रकृति है वो संकेतात्मक और गुणवत्तात्मक नियोजन है नीति आयोग का, जबकि योजना आयोग किस तरह से कार्य करता है, केंद्रीकृत और मात्रात्मक रूप से कार्य करता था। अब हम संक्षेप में इसके उद्देश्यों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि योजना नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा जो नीति आयोग बनाया गया उसके अपने संकल्प पत्र में उन्होंने कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया है। हम उनको बहुत ब्रीफ में देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास की जो प्राथमिकताएं हैं, क्षेत्र हैं, रणनीतियां हैं, उनके लिए एक साझा दृष्टिकोण का विकास करना। फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य था। सशक्त राज्य ही सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, इसे मानते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ निरंतर सहयोग करेगी, सहयोगी संघवाद की स्थापना करेगी, अर्थात कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना की जाएगी। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल, एग्रीगेशन एट हायर लेवल्स, अर्थात ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार की जाएगी और नीति आयोग उन्हें क्या करेगा, एक ढांचे का विकास करेगा उनके लिए। स्पेशल अटेंशन टू सेक्शंस एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटेड एडिक्वेट फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अर्थात जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को सौंपे गए हैं तथा जिनमें अभी पूरा विकास नहीं हो पाया है उनके लिए क्षेत्रगत आर्थिक रणनीति तैयार करने के लिए एक स्पेशल अटेंशन देगा। समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना है। लंबी अवधि हेतु नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना है। शैक्षणिक एवं नीति सुधार संस्थाओं के मध्य परस्पर परामर्श एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्र के विकास के कतिपय मुद्दों के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न विभागों को एक मंच प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुड गवर्नेंस तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली को विकसित करने हेतु अनुसंधान पर जोर देना है, रिसर्च पर। स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज सेंटर फॉर रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। विकास तथा नियोजन हेतु आवश्यक जो संसाधन है उनको पहचान करना है, ये एक योजना का भी उद्देश्य था। इनमें से बहुत सारे उद्देश्य योजना के भी थे। कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन करना है, निगरानी रखनी है जिससे इनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इस हेतु तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता निर्माण पर जोर देना है। उपरोक्त उद्देश्य जो है उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो गतिविधियां हैं उनको क्या करना है, उनका उत्तरदायित्व लेना है, उनको संचालित करवाना है। साथ ही फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी जब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से संगठन को विकास नहीं कर पाएंगे, देश का विकास नहीं कर पाएंगे। अब हम एक बार संक्षेप में हम देखते हैं ब्रीफ में कि इसका संगठन क्या है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसका हमें जानकारी भी होनी चाहिए। सामान्यतः नीति आयोग का संगठन योजना आयोग से मिलता जुलता है। संगठन से अभिप्राय ये होता है कि आयोग में कौन कौन सदस्य हैं होंगे तथा इसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। दिस इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अर्थात भारत के संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं है। तो ये कैसी संस्था है, ये कार्यकारी संकल्प से सृजित संस्था है जिसकी संरचना हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं जो इसके चेयरमैन हैं नीति आयोग के। दूसरा इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं जो इसके कार्यों का संचालन करते हैं। तो जो वाइस चेयरमैन है, तो वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है, वर्तमान से अभिप्राय है कि मार्च 2022 में, तो मार्च 2022 में इसके जो वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर राजीव कुमार है और ये एक इकोनॉमिस्ट है। फिर इसकी एक शासी परिषद होती है जिसे गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे
और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। फिर क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। विशिष्ट मुद्दों, जो रीजनल काउंसिल होती है, विशिष्ट मुद्दों तथा ऐसे आकस्मिक रूप से उभरने वाले मामलों से जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों से, उनसे निपटने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल हेतु बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी तथा इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन्हें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ होता है। साथ ही इसमें कुछ एक विशेष जानकारी रखने वाले विशिष्ट सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है। आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा होता है। जैसा कि हमने देखा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य वे होते हैं जिन्हें कुछ समय हेतु नियुक्त किया जाता है। इसमें सामान्यतः अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जैसे कृषि, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों से। पदेन सदस्य वे होते हैं जिन्हें स्वयं के पद के आधार पर न कि व्यक्ति के आधार पर से सदस्यता स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो जो सेक्रेटरी वगैरह उनके पदेन सदस्य होते हैं। नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य नामित किए जाते हैं। पहली बार नियुक्त किए गए पदेन सदस्यों में केंद्र के गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री थे। इनमें समय समय पर क्या होता है? चेंज भी होता रहता है। और एक नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो नीति आयोग के कार्यों का संचालन करता है। एक आयोग का सचिवालय होता है। तो आयोग समय समय पर बैठकें आयोजित करवाता है। आयोग का मुख्य दायित्व है कि समय समय पर बैठकें आयोजित होती रहें। बैठकों के माध्यम से ही आयोग अपने कार्यों को संपादित करता है। तो आयोग के जो हमने देखा कि आयोग के जो हमने थोड़े देर पहले ऑब्जेक्टिव देखे थे, वही आयोग के सामान्यतः मुख्य कार्य होते हैं। लेकिन आयोग के प्रमुख दायित्व क्या है, फंक्शन क्या है? तो मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो आयोग के जो मुख्य दायित्व है, एक तो यही है कि फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को बनाए रखना। क्योंकि सहयोगी संघवाद इसलिए आवश्यक है भारत में, क्योंकि केंद्र में भी सरकार होती है, राज्यों में भी सरकार है। और भारत किस प्रकार का स्टेट है? इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत एक यूनियन स्टेट है। तो चूंकि यूनियन स्टेट है इसलिए यहाँ पे सहकारी संघवाद की अत्यंत आवश्यकता है। और सहकारी संघवाद की प्राप्ति के लिए एक केंद्रीय संस्था कौन सी है जो इस दिशा में काम करती है? तो वो जो संस्था है वह नीति आयोग है। साथ ही डिज़ाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, नीतियों का निर्माण करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, उनके कार्यक्रम तय करता है जिससे कि उनको लागू करवाया जा सके। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, जो भी कार्यक्रम, नीतियाँ, निर्माण आदि नीति आयोग के द्वारा या मंत्रालयों के द्वारा किए जाते हैं और जो नीति आयोग से संबंधित होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। समय समय पे उनकी मॉनिटरिंग का करने का काम करता है और इवेलुएशन भी करता है। अर्थात उनमें क्या और सुधार हो सकता है उसके लिए उनको इवेलुएट करने का कार्य भी नीति आयोग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। अर्थात नीति आयोग किस रूप में काम करता है? थिंक टैंक है कि एक्ट एज ए रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब। तो हमने देखा कि नीति आयोग किस रूप में कार्य कर रहा है? एक रिसोर्स सेंटर के रूप में भी नीति आयोग काम कर रहा है। रिसोर्स सेंटर का मतलब कि बहुत सारे जो अनुसंधान नीति आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, नीति आयोग बहुत सारी संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में देश में जो भी कुछ, देश के लिए जो भी कुछ हितकर हो सकता है उसके लिए नीति आयोग कार्य करता है। अर्थात इन सब का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि देश में आर्थिक स्थिरता आए, नागरिकों के मध्य आर्थिक सामाजिक असमानता में कमी लाए, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में नीति आयोग के द्वारा वृद्धि करने के प्रयास किए जाएं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग नीति आयोग के माध्यम से हो, संतुलित क्षेत्रीय विकास का कार्य हो, कानून के शासन की स्थापना हो, मतलब रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ थंब, कानून के शासन का गठन हो, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार हो सके। तो कुल मिलाकर के नीति आयोग के दायित्व
बहुत बहुआयामी है। नीति आयोग के द्वारा नए नए प्रकार के कार्य किए जाते हैं और देश में बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनके साथ में नीति आयोग का जुड़ाव होता है, क्योंकि वो सभी संस्थाएं नीति आयोग के माध्यम से ही क्या करती है, अपने कार्यों को अंजाम देती है। नीति आयोग के माध्यम से उन संस्थाओं के द्वारा अपने कार्यों का किया जाता है क्रियान्वयन। तो नीति आयोग इज बेस्ड ऑन द 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। अब हम देखते हैं कि वो कौन से मुख्य घटक हैं जिनके ऊपर नीति आयोग टिका हुआ है, जिन पर कार्य करता है। तो एक तो प्रो पीपल है। दूसरी बात है कि नीति आयोग प्रोएक्टिव है। एक नीति आयोग के द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा एम्पावरिंग की जाती है वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि जन सहभागिता होनी चाहिए, और प्रोएक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रेस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स। प्रो पीपल है, फुलफिल्स एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। तो प्रो पीपल अर्थात आदमी कुछ सोचे उससे पहले ही नीति आयोग के द्वारा कार्य किया जाए। एम्पावरिंग करता है, इंक्लूजन ऑफ ऑल करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ करता है, इक्वलिटी करता है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है। ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के बिना सरकार का कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंसी का होता है। सरकार में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होती। यहाँ तक कि आज तो हम सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई भी जानकारी हम सरकार से प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही नीति आयोग क्या करता है कि नए प्रकार के इनोवेशन के लिए एक रास्ता खोलता है, कि यदि किसी के दिमाग में कोई नया आइडिया है तो वो नीति आयोग उनसे शेयर करता है, नीति आयोग से वो शेयर करें, नीति आयोग उसको क्या करता है, क्रियान्वयन करने के प्रयास करता है। नए नए स्टार्टअप बनाने के लिए नीति आयोग लोगों को सलाह देता है और उस दिशा में एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो यहाँ हम संक्षेप में देख लेते हैं कि नीति आयोग के द्वारा बैठकें की जाती है। तो आयोग की जो पहली बैठक थी वो फरवरी 2015 में हुई थी, और महत्वपूर्ण बात यह कि उसके बाद में भी आयोग की बैठकें हुई हैं। और आयोग की सभी बैठकों में जो कॉमन चीज़ होती है वो यह होती है कि इसमें आयोग के अध्यक्ष के द्वारा सभी को यही कहा जाता है कि सभी राज्य आपसी मतभेद भुलाकर सहयोगी संघवाद के मॉडल पर कार्य करें, क्योंकि सहयोगी संघवाद ही एक सबसे महत्वपूर्ण इसका घटक है। युवा और पेशेवर विशेषज्ञों की इसमें टीमें बनाई जाती हैं। सहकारिता और प्रतिस्पर्धी संघवाद पे बल दिया जाता है। नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है। जो ऊर्जा नीति है देश की उसमें सुधार करने के लिए प्रयास किया जाता है। और राज्य और जो समवर्ती सूची है उसके जो विषय परस्पर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको दूर करने के लिए इसमें प्रयास किया जाता है। क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग के साथ एक संगठन की चर्चा और होती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समाप्त नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी अभी बनी हुई है और वो अपना कार्य कर रही है, लेकिन नीति आयोग बनने के बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद की आवश्यकता कुछ कुछ कम हो रही है। हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना आयोग के ही एक संगठन के रूप में इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के हम ये देख सकते हैं कि नीति आयोग अभी बना है, नया है, शेषवा अवस्था में है, कम समय हुआ है। ऐसे किसी संस्था की कार्यकुशलता और उसकी मापतोल का प्रभावशाली निष्पक्ष मूल्यांकन तो करना संभव नहीं है। तथापि भारत सरकार ने जो नीति आयोग का सृजन किया है वो नियंत्रक आयोग के रूप में नहीं करके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का एक थिंक टैंक के रूप में किया है। तो इसका मुख्य दायित्व देश के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के नए विचारों को प्रोत्साहन देना है। आज भारत में जो जो चुनौतियां हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उन सभी चुनौतियों से नीति आयोग उन सभी चुनौतियों से भरपूर ढंग से उनका निराकरण करेगा और देश की जनता को सुशासन देते हुए सतत विकास के साथ साथ समग्र को साथ लेकर के एक नए भारत का निर्माण करेगा। ज्ञानदूत की इस कक्षा में कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से मैं सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वीडियो को देखा। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो आप इसमें पूछ सकते हो। धन्यवाद।